गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज विजडम ट्री आप लोगों के साथ कुछ वैसे विषय पे चर्चा करेगा जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और उससे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चर्चा करेंगे रिसेंटली इस वीक में आया हुआ 2-3 आर्टिकल्स का, ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि आप लोग को किस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए। इसमें एक आईएएस ऑफिसर की चर्चा की गई है, उनकी ज़िंदगी के बारे में। और जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो आई वॉज रियली वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर, क्योंकि मैंने उनको नज़दीक से सुना था, उनसे मिला था। तो उनकी जो लाइफ की जर्नी थी सिविल सर्विसेज में, वो देख करके काफ़ी अच्छा लगा था व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। उनका नाम है अरुणा रॉय। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी आप पिक्चर में देख रहे होंगे और इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल ऑलरेडी मेंशन कर रहा है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। अरुणा रॉय looks back at her years of social activism after she resigned from IAS in 1975 to work for rural poor। कहने का मतलब ये है कि जब वो सामाजिक क्रांति के लिए काम कर रही थी या सोशल एक्टिविज्म के लिए काम कर रही थी, कब? जब उन्होंने अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ करके ये ग्रामीण जो मज़दूर वर्ग थे उनके लिए 1975 में वर्क कर रही थी, वो उस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है। इस कॉलम को लिखने वाले हैं उमा महादेवन दास गुप्ता। इनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और मैंने पर्सनली इनसे बात किया है एजुकेशन के लिए। वन ऑफ द डेडिकेटेड आईएएस ऑफिसर एमंग वुमेन्स, उमा महादेवन दास गुप्ता। ये रिसेंटली अभी कर्नाटका के सेक्रेटरी हैं पंचायती राज डेवलपमेंट के, और इन्होंने अनीता कौल और जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है उनके बारे में लिखा करती हैं। इवन इनकी कंट्रीब्यूशन मीना स्वामीनाथन के बारे में भी काफ़ी अच्छा है, जिसको मैंने बहुत बार आप लोगों के बीच चर्चा किया है। ये चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं भी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से वुमेन एजुकेशन, बेटियों को पढ़ाना, एक जो मैं बात कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट एजुकेशन टू वन गर्ल बट अ सिविलाइजेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उमा महादेवन दास गुप्ता द्वारा लिखी गई ये कॉलम को। अरिस्टोटल फेमसली सेड द पर्पस ऑफ नॉलेज इज एक्शन नॉट नॉलेज। ये कहते हैं कि जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो नॉलेज नहीं है, एक्शन है। ये कौन कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। एंड इन द वर्ड्स ऑफ पेरुमल मुरुगन, देर आर मैनी हु स्पीक्स बट देर आर वेरी फ्यू हु एक्ट। फिर पेरुमल मुरुगन क्या कहते हैं कि बहुत लोग हैं जो बोलते हैं चीज़ों पर, बट एक्ट करने वाले बहुत कम हैं। अरुणा रॉय हैज स्पेंट हर एंटायर लाइफ टाइम इंगेज्ड इन कंस्ट्रक्टिव एक्शन। किस टाइप के एक्शन को? कंस्ट्रक्टिव एक्शन। बहुत सारे इन्होंने वर्क किया है अपने लाइफ के दौरान। ज्वाइनिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन 1968, she soon realized that the civil service, which still retained colonial vestiges, was not the place for her। अरुणा राय जब 1968 में आईएएस ज्वाइन करती हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल सेटअप है सिविल सर्विसेज में, वो उसके लिए ये फिट नहीं है। सिर्फ वो अपने आप से में ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट फीलिंग सो मच गुड। अब क्या करते हैं वो?
द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज वाज कंटिन्यूली श्रिंकिंग। जो संभावनाएं थी चेंज होने की वो कंटिन्यूली, मतलब कि वो श्रिंक हो रहा था, कम हो रहा था। द प्राइमरी फंक्शन वाज टू मेंटेन द स्टेटस क्वो। जो प्राइमरी फंक्शन था वो चीज़ ये था कि जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद या ए ग्रेड की जॉब्स लगने के बाद जो लोग हैं वो एक सेवा देने के उसमें बहुत कम मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम उसको एक पावर के रूप में देखने वाले, पोजीशन के रूप में देखने वाले, जिस तरीके से कॉलोनियल टाइम में बनाया गया था, डैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि उसको मेंटेन करने प्राइमरी फंक्शन रहने था उस समय। इसलिए ये जॉब को सो सी रिजाइंड इन 1975, 1975 में इसे रिजाइन कर देते हैं और अपने हस्बैंड के साथ, बुंकर रॉय जिनका नाम था, उनके साथ बेयरफुट कॉलेज सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर इन तिलोनिया राजस्थान में काम करना शुरू कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, मैं आपको इसमें कड़ी में बताया गया है द बर्थ ऑफ आरटीआई। एक्चुअली जो आरटीआई बना था वो इन्हीं का एक तरीके से सोचा समझा एक ब्रेन चाइल्ड है आरटीआई। और इसमें इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यू नो वेरी वेल कि आरटीआई किस तरीके से देश के ट्रांसपेरेंसी और फंडामेंटल राइट को बचाया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मोटिवेटेड बाय इंटरेक्शंस विद द रूरल पुअर, रॉय लाइक माइंडेड एक्टिविस्ट्स शंकर सिंह निखिल दे फाउंडेड एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन। इन्होंने अपनी जो इनकी माइंडसेट थी उस माइंडसेट के कुछ और लोग इनको मिले, उनके साथ राजस्थान में ये एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम है मजदूर किसान शक्ति संगठन। फ्रॉम मड हट इन द राजस्थानी विलेज ऑफ देवडोंगरी, where it was founded with a view of strengthening the participatory democracy process, this non-partisan people's organization has been at the forefront of transformation of national campaigns for transparency, accountability and employment guarantee for the poor। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लिए, रूरल कैंपेन के लिए, नेशनल लेवल पर किस चीज़ के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उसका काम आप देख करके अचंभित रह जाएंगे। बहुत बड़ा राजस्थान में काम हुआ था ये। It is significant to measure due to Roy, the MKSs and like-minded activists that India now has a right to information and महात्मा गांधी मनरेगा। मतलब ये दोनों जो वर्क है, आप सोचिए थोड़ा सा कि एक लेडी जो सिविल सर्विसेज में रह करके काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिविल सर्विसेज खुद एक अड़चन बना हुआ था, जिस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस में कहा है, उन्होंने ये दो काम का मतलब इन दो काम पे आरटीआई और मनरेगा, आप सोचिए कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लड़कियाँ को अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहिए। दे शुड नो कि वुमेन्स किस तरीके से इंडिया की पॉलिसी को, इंडिया के डेवलपमेंट को सेट किए हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अरुणा रॉय के बारे में ज़रूर जानिए। इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल एन एक्टिविस्ट मेमोयर। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इवन उमा महादेवन दास गुप्ता, ये भी एक बहुत अच्छा काम किए हैं। जब इनके बारे में आप जानिएगा, पढ़िएगा। मीना स्वामीनाथन, कादम्बिनी गांगुली, ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि किस तरीके से उन्होंने भारत की जर्नी को आगे बढ़ाया है। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग पीरियड इन लाल बहादुर लवासना, young IAS trainees are invariably told about Gandhi talisman when in doubt over a difficult decision to think of the face of the poorest person one has encountered and ask whether this decision will restore them to control over their own life and destiny।
ये कहते हैं कि जब लवासना में ट्रेनिंग दी जाती है तो गांधी की टैलिस्मैन की बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि जब आप डिसीजन लेने में कहीं दिक्कत आ रही है तो गांधी के टेलिस्मैन को याद कीजिए। लेकिन ये कहती हैं कि हाउ एवर एज द ईयर पासिस गांधीज वर्ड समटाइम्स स्लिप्स अवे इन द क्वेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, इक्विटी कैन get left by the wayside, which is why the poor is sometimes invisible in policy, such as Mangi, a migrant Dalit worker who lost 6 children because of lack of access of medical care. ये क्या कहना चाह रही हैं? ये कहना ये चाह रही हैं कि लेकिन जो ही वो सर्विस में आते हैं, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो गांधी के टैलिस्मैन को भूल जाते हैं और पॉलिसी बनाते वक्त उनसे मिस हो जाती है कुछ इनकी संवेदनाएं। वो बोलते हैं ना, थिंकिंग बाय हार्ट, तो ये अपने हार्ट से सोच नहीं पाते हैं। और उसमें क्या दिक्कत होता है? दिक्कत यही होता है कि मांगी जैसा माइग्रेंट वर्कर जो है अपने 6 बच्चों को मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से खो देता है। तो ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। आप पूरे भारत की सिचुएशन को देख लीजिए, बिहार की सिचुएशन को देखिए, इंडिया की सिचुएशन को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। आप खुद सोचिए कि एक लेडी आईएएस ऑफिसर छोड़ करके इतना बड़ा काम कर सकती है अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो आईएएस में रह करके क्यों नहीं कर सकते? लेकिन जो लोग ये देखते हैं कि नहीं, हम जा कर के वहाँ पर बहुत अच्छा हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा है कि सिस्टम इटसेल्फ इज़ ऑन स्टेटस क्वो टू शिफ्ट देयर कॉलोनियल माइंडसेट एंड आइडियाज़। जो परंपराएं हैं, अपने आप को राजशाही, ये वहाँ पर जाने के बाद राजशाही इंजॉय करते हैं, सिविल सर्वेंट नहीं रह जाते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने उठाया है अपनी बुक में। आगे हम लोग बात करते हैं कॉल फॉर एम्पैथी। ये एम्पैथी के बारे में कहते हैं कि इन दिस डीपली थॉटफुल क्लियर साइटेड मेमोर पर्सनल इज पॉलिटिकल। अब इन्होंने ये चीज़ कहने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो टॉयलेट वर्कर्स हैं, रैग पिकर्स हैं, उनको लोग देखते हैं, उनको बोलते हैं कूड़े वाले, सफाई वाले, इस तरीके का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, रैग पिकर्स एक्सेट्रा। इन्होंने लिखा है कि द कंप्लीट लॉजिक ऑफ पॉपुलर डिस्कोर्स विच लेवल्स देम द बर्डन रिमेन अनचैलेंज्ड। ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर बात नहीं की जाती उस तरीके से जो चेंज ला सके, और वो पूरे जो बर्डन है सोसाइटी के उसको फेस करते हैं। दोज हु आर ट्रूली ग्रेट नो डैट पर्सनल एम्बिशंस कम्स इन द वे ऑफ गुड वर्क। जो रियली में सेवा देना जानते हैं वो ये बात को जानते हैं कि अच्छे कार्य से ही पर्सनल जो एम्बिशन है वो भी पूरा हो सकता है। उन्होंने एक और भी बात कहा है, रेफरिंग टू द गांधीज कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एक्शन एज सेवा, निर्माण एंड संघर्ष, रॉय एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स सच एज नौतरीज स्ट्रगल फॉर मिनिमम एजेस। ये कहती हैं कि गांधी की जो आइडिया था वर्क करने का, वो सेवा, निर्माण और संघर्ष के बेसिस पर था, लेकिन आज वो चीज़ें की कमी है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन को याद किया है, जैसे नौतरी स्ट्रगल जिसके थ्रू मिनिमम वेजेस मिला, भनवारी देवीज फाइट फॉर अगेंस्ट रेप, डॉक्टर आनंद लक्ष्मी's work on thinking with the heart, and Lal Singh who sacrificed his job as a constable by joining a protest against the operation of lower constabulary। तो इन्होंने उन लोगों के योगदान को चर्चा किया है, जैसे भंवारी देवी जो रेप के अगेंस्ट फाइट की, नौतरी जो मिनिमम वेजेस के लिए फाइट की, आनंद लक्ष्मी जिनका वर्क है थिंकिंग विथ हार्ट डैट मीन्स एम्पैथी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने बुक में दर्शाने का कोशिश किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी किया है कि रॉय एक्नॉलेजेस द वॉइसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विदाउट विच देयर कैन बी नो सस्टेनेबल चेंज।
मतलब कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल करके जो ऑर्डिनरी लाइफ है उनको एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में लाने का कोशिश किया है। तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखिए MKSS के थ्रू इन्होंने RTI और मनरेगा जैसे चीज़ों को स्ट्रक्चर किया। दिस इज़ वेरी ग्रेट थिंग, आज भी आप लोग जानते हैं। आगे मूव करते हैं तो इन्होंने क्लियर कट लिखा है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग इन डेमोक्रेसी इज अ sound principle, value, and process to place people in the center of the discussion and to consult them as equal is the way of real development। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में बैठा हुआ सेक्रेटरी खुद अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना दिया कि गांव के लोगों को क्या चाहिए। तो अनटिल एंड अनलेस जब गांव के लोगों को नहीं उसमें जोड़ा जाएगा, थिंग्स विल नॉट वॉक इन राइट डायरेक्शन फॉर रियल डेवलपमेंट। आगे हम लोग मूव करते हैं तो एक तिलोनिया में बेयरफुट में एक बातें है जो समझना चाहिए सबको कि व्हाट विल हैपन एट मेला, वी विल डिस्कस मैटर्स ऑफ हार्ट। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है प्रभात फेरी की बात कि द वुमेन हेल्ड प्रभात फेरी, मॉर्निंग वॉक, सिंगिंग सॉन्ग्स टू सेलिब्रेट वुमेन सोलिडरिटी। दे ऑल्सो हैड सीरियस कन्वर्सेशंस विच ऑर्गेनाइज्ड द डीप पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस एसोसिएटेड विद आफ्टर मैरिज। ये एक आप ये समझ सकते हैं कि एक सिचुएशन है जहाँ पे एक रूरल एरियाज़ में जब रेप जैसे इंसिडेंट होते थे, हो जाते थे, तो प्रभात फेरी की जाती थी। जनरली आप प्रभात फेरी रिलीजियस कम्युनिटीज़ में सुने होंगे कि रिलीजन को एक्सप्रेड करने के लिए प्रभात फेरी किया जाता था। यहाँ पर इन्होंने वुमेन की सॉलिडरिटी के लिए प्रभात फेरी किया करती थी ताकि उनको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो आप सोचिए कि कितना ग्रेट एक लेडी वर्क करती हैं, हाउ मच सेंसिटिव इफ़ वन विल बिकम। अब मैं आपको एक दूसरा चीज़ इसके साथ दिखाना चाह रहा हूँ, कोरिलेशन। लेट्स वे मैं आप लोगों को ये आर्टिकल दिखाना चाह रहा था जो आप ज़रूर पढ़िएगा, 29 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस में आया था। इसमें ये शो किया गया है कि एजुकेटेड मदर्स जो हैं वो किस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट एजुकेशन में की हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ बेटियाँ संस्कृति है भारत की, इनको बचाइए। जब आप इस चीज़ को समझेंगे तभी आप रियलाइज कर सकते हैं कि व्हाट अ डॉटर्स अ गर्ल कैन डू। मैं आप लोगों को इस बात इसलिए भी बताना चाह रहा हूँ कि जो ये संजय कुमार हैं अभी एजुकेशन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, पहले बिहार में ये एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि बिहार से ही बिलोंग करते हैं संजय कुमार जी। रुक्मणी बनर्जी जो आपको प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन चलाती हैं वो हैं। इन दोनों ने एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करना चाहें कि जो निपुण प्रोग्राम चल रहा है भारत के अंदर, जिसने चीज़ें जो है एजुकेशन की जो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और बच्चों के अंदर जो है न्यूमरेसी की और रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है निपुण के अंदर। तो इसमें इन्होंने एक चीज़ लेकर के आया कि हाउ मदर एंड यंग चिल्ड्रेन कुड इम्प्रूव दिस थिंग। इसको इन्होंने मदर एज ए स्कूल को शो करने की कोशिश की गई है कि मदर अपने आप में कितनी बड़ी स्कूल हो सकती है। और इसका चीज़ दिखाया गया है कि किस तरीके से ये ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूं कि ये जितना अच्छा लिखा हुआ है, अभी रिसेंटली के कुछ टीचर्स हैं जिनका अपना सोच बदलना चाहिए। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं जो आज भी अपनी माइंड सेट इस पे रखते हैं कि लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, लड़कियों को पर्टिकुलर जॉब नहीं लेना चाहिए। IITs आर नॉट, IIMs, IISc आर नॉट फिट फॉर द गर्ल्स। मुझे आज भी ये बात सुन करके बड़ा दिक्कत होता है
कि जिस समय में सुधा मूर्ति IISc में एडमिशन लेना चाहती थी और जिस तरीके से लोग उनको देखते थे, जो उन्होंने अपने दिल की बात कही है, सेम चीज़ आज भी IIT पटना के प्रोफेसर्स कुछ हैं जो सोचते हैं कि नहीं, एक गांव की लड़कियां IIT में एडमिशन नहीं ले सकती, वो IIT खड़ा कर सकती हैं साहब। और ये शो किया है, ये इस चीज़ का बोल रहा है, ये जो डाटा आया है, ये शुड नो। तो कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो इस टाइप के स्टेरियोटिपिकल थिंकिंग रख करके चल रहे हैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। वो ये बात नहीं जानते कि ये ऑर्गेनाइजेशन उन लड़कियों के बदौलत खड़ी है। खैर, मैं आपको आगे बात बताना चाह रहा हूँ जो इसमें मैं ये मेरी एजम्पशन है, थिंक टैंक है कि गर्ल मदर्स आर द बेस्ट स्कूल इन इट सेल्फ, बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन आर सेल्फ। अब जो इन्होंने डाटा दिया है, डेमोग्राफिक ट्रेंड, जब ये देखिएगा मदर्स एंड यंग चिल्ड्रन एज 4 to 8 टू हैव स्टडीड बियॉन्ड ग्रेड 5%। मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आर्टिकल आप खुद पढ़िएगा, मैंने अपने एजम्पशन से इसको डाला है कि देखिए किस तरीके की परिवर्तन ला सकती है एक लेडी। बिहार, आपको ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम करेगा। देखिए बिहार में जो 2010 से 22 की जो सफ़र है, तो 22% से 43.3% जो ये दिखा रखा है, इसमें क्लियर कट ये चीज़ को दिखाया गया है कि द मोमेंट जो मदर है उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ता है, सिर्फ क्वालिफिकेशन, वहाँ के बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप बिहार का सिचुएशन को देखिए, असर का ये रिपोर्ट है। फिर आप केरला के चीज़ों को देखिए, आप केरला में 96.2, 98.5, तो कहीं ना कहीं ये 10 और 22 मतलब 12 साल के सफ़र में एजुकेशन ऑलरेडी यहाँ था, इसलिए ये इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। ये देखिए 43.3 हो गया है 12 साल के सफ़र में। मतलब कि आपको ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम मदर्स वुमेन के एमंग क्वालिटी वगैरह अच्छा रहा है, वहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट ह्यूज देखने को मिलेगा आपको। आप बिहार उत्तर प्रदेश का भी सीन देख लीजिए, 21.5%, और इधर आ जाता है 2022 में 48.9। तो यहाँ पर 19-38 सीधा डबल है। बिहार में भी आपको ऑलमोस्ट डबल है, 22.3, 43.3। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि टू एजुकेट गर्ल्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इस चीज़ को जो भी सुन रहे हैं काइंडली इम्प्लीमेंट करिए, और अपने पिछले ज़माने के जो स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग थी वुमेन के प्रति उसको छोड़िए। ये रिसेंट का डाटा है, आप इसे समझिए। और मैंने बहुत सारे ऐसे जगह देखे हैं कि जहाँ पे वुमेन बहुत बड़े रोल के साथ प्ले कर रही हैं। नाउ आपको मैं कदामिनी गांगुली के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको अगर समय मिले तो आप ज़रूर इस आर्टिकल को पढ़िएगा। कदामिनी गांगुली ये बिहार की में जन्म ली थी, भागलपुर में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बिहार की लड़कियाँ हैं, आप समझिए, शी वॉज द फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट वुमेन टू बिकम डॉक्टर। तो बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत पहले से ही बिहार में एजुकेशन जो है घरों में था, लेकिन उसे एक समय के बाद किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया। तो हम कदामिनी गांगुली के बारे में थोड़ा सा बताते हैं ताकि बिहार की लड़कियां ये जान सके कि नहीं, उनके रगों में तो एजुकेशन बहुत पहले से था। आप उसको पहचानिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। कदामिनी बोस was born in Bhagalpur, British India on July 18th, 1861। कब जन्म ली थी? भागलपुर में 1861 में। She was born during Bengali Renaissance। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। जब बंगाल में पुनर्जागरण का समय चल रहा था, सोशियो रिलीजियस एंड एजुकेशनल एडवांसमेंट हो रहा था, उस समय की बात है। Kadambini was directly impacted by cultural movement as her father was an influential member of
Hindu Reformation Movement, Brahmo Samaj, as well as co-founder of India's first women rights organization, भागलपुर महिला समिति। देखिए, भागलपुर जो है वो ऑलरेडी एक क्रांतिकारी प्लेस था। अगर आप देखिएगा तो भागलपुर की जो कंट्रीब्यूशन है इमेंस, महान, ग्रेट है। कभी आप इसे BACB में पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भागलपुर महान था भारतीय कॉलोनियल टाइम में, और आज भी भागलपुर का कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बना था? तो ये भागलपुर महिला समिति थी उसमें। एंड ऑल्दो दिस वाज अ टाइम when Indian women had scarce education opportunities, Kadambini father, who was headmaster of Bhagalpur school, understood the importance of education and allowed Kadambini to attend this school. इसलिए मैं बात कह रहा हूँ कि पेरेंट्स, मदर, फादर, ब्रदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट द विंग्स फ्लो। आप इनके पंख को मत काटिए, उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड करके आप देखिए क्या परिवर्तन कर सकती हैं। आफ्टर द प्राइमरी स्कूल, कदामनी अटेंडेड इंडिया फर्स्ट कॉलेज फॉर वुमेन एंड रिसेंटली एस्टेब्लिश्ड बंगाल महिला विद्यालय, which was later merged with बैथुन कॉलेज, जिसका बारे में आप सुने होंगे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो बनाया गया था फॉर गर्ल्स। This school adopted Calcutta University entrance exam in 1879. Kadamini became the first woman to pass the rigorous academic test. Kadamini's success inspired Bethune College to start their first arts program and open graduate courses. The first classes consisted of only 2 students, Kadambini and her peer Chandramukhi Basulin. And they completed their studies in 1883 and became the first woman to graduate college in India. तो आप समझिए कि उस ज़माने में किस तरीके से इन लोगों ने एजुकेशन पाया होगा। आप आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग कदामनी मैरिड टू द्वारकानाथ गांगुली, हर मेंटर एंड टीचर एट बैथुन कॉलेज। सोचिए ये भी कितना टफ होगा कि जो इनको मेंटरिंग कर रहे थे उनसे इन्होंने शादी किया है, और बैथुन कॉलेज में ही वो पढ़ाते थे। द्वारकानाथ पैशनेट टीचर, पैशनेट लीडर ऑफ इंडियन मूवमेंट राइट्स। वो क्या थे? मूवमेंट जो वुमेन के राइट थे उसके भी एक काफ़ी बड़े लीडिंग लीडर थे। encouraged his wife to pursue medical degree. Kolkata Medical College refused to accept Kadamini, but the couple fought hard and she was eventually admitted to for their first medical student. इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उनको मेडिकल में एक एंट्रेंस दिला करके कॉलेज में दाखिला दिलवाया। Despite continued resistance from the teachers and staff, Kadamini graduated from Calcutta in 1886 with graduating of Bengal Medical College degree and became the first Indian educated female doctor. समझिए ये कंट्रीब्यूशन था। किसने सपोर्ट दिया? तो उनके फादर और उनके हस्बैंड ने। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इन रिटर्न वो क्या बनी? शी वाज बिकम द फर्स्ट डॉक्टर। आनंदी गोपाल जोशी was the first female Indian to become doctor. However, she was educated in America. उन्होंने अमेरिका में आनंदिनी गोपाल जोशी थी, लेकिन ये इंडिया में पढ़ करके फर्स्ट प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनी। एंड ये कौन से फील्ड में काम कर रही थी? गायनकोलॉजिस्ट में। Kadamini was busy in the life as a doctor. Mother of 8 children, did not stop from playing the role of India's women's right. She was one of the 6 representatives of the first female delegations of 1889 Indian National Congress, and in 1906 she helped to organize Women's Conference in Calcutta. She was also extremely active in other movements and fought to improve the works of condition of female in eastern coal miners. ये बताने का और समझाने का सिर्फ मेरा यही उद्देश्य था कि जो देश की बेटियां हैं, बिहार की बेटियां हैं, वो अपनी पोटेंशियल को समझें, वो जाने अपने बारे में कि क्या है उनकी पीछे की हिस्ट्री। और उनके बारे में बहुत कम लिखा गया इन कंपैरिजन टू मेल। जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री, हर स्टोरी बनाने की बहुत ज़रूरी है।
इसलिए मैं इस चीज़ को लाया हूँ कि आप लोग जो देश की बेटियां हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर सके, ताकि जो पहले की चीज़ें हैं, विडंबनाएं हैं, वो टूट सके। और ये आप कर सकते हैं। विजडम ट्री आपके साथ है। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़रूरतमंद लोग इस चीज़ को सुन सकें, जान सकें, और उन्हें में भी ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि जब 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में लड़कियों ने संघर्ष करके इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, तो आज के जीवन में क्यों नहीं। क्योंकि आज के जीवन में जो आप लोग चीज़ें देख रहे हैं समाज की पटल पे, उसको फाइट करना बहुत ज़रूरी है। और ये फाइट तभी हो सकता है जब आपके अंदर अरुणा रॉय, कादम्बिनी गांगुली जैसा डेडिकेशन हो। और उमा महादेवन दास गुप्ता, बहुत कम लोग जानते हैं उमा महादेवन दास गुप्ता को। शी इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट IAS ऑफिसर फ्रॉम आवर कंट्री। तो आप लोग इन चीज़ों को जानिए और आगे बढ़िए। विजडम ट्री आपके साथ खड़ा है हर परिस्थिति में, लेकिन आपका ग्रेट मोरल सपोर्ट एंड एट द सेम टाइम विजडम बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।